नमस्कार साथियों, जीएस ऑनलाइन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। आज हमने लिया है संविधान की प्रस्तावना। आप जितने भी आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं उनके लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ते होंगे। तो हमने उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको उठा के रखा हुआ है, उनका एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा हुआ है। बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हमने केवल प्रस्तावना से 20 प्रश्न लिए हैं। इन 20 प्रश्न को आपने यदि मेरे बताने से पहले अगर उत्तर दे दिया तो समझ लीजिए कि आपको पॉलिटी में प्रस्तावना के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो इस विश्वास के साथ मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत काम का आएगा। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, सिलेक्टेड हैं और लॉजिकल हैं, अक्सर कर गलत होते हैं। तो इसलिए आइए देखते हैं। केवल 20 क्वेश्चन का सेट है। पूरा सेट सॉल्व करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उद्देशिका को देख लीजिए, जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, तो उसको एक लाइन में पढ़ देता हूँ। इस लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप उद्देशिका को देंगे तो सारे उत्तर यहीं पर लगभग होते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही जो उद्देशिका है, इसी को लेके बहुत क्वेश्चन बनाए गए हैं और आपके आयोग हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता है। इसका महत्व यही है कि प्रस्तावना में आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देंगे, इस छोटे से पैराग्राफ से संबंधित लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का सेट आपको हर जगह मिलेगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो विकल्प के उत्तर हैं हमसे पहले आप अपना उत्तर देंगे और पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आपने पूरे 20 प्रश्न हल कर लिए तो आपका प्रस्तावना में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं, यानी कि पहला होगा जो इसमें नंबर लिखे गए हैं 3, यानी कि जैसे अगर पहला विकल्प लूँ तो 3 बार न्याय, 5 बार स्वतंत्रता, 2 बार समानता, 1 बार भ्रातृत्व का उल्लेख। तो ऐसे दिया हुआ है, कितनी बार उल्लेख किया गया ये आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो देखिए आपको बता दें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो न्याय के आगे लिख लीजिए 3, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। मुझे लगता है कि आपका उत्तर आपको मिल चुका होगा। और जो समानता है वो 2 प्रकार की समानता मिलती है और भ्रातृत्व जो है वो 1 प्रकार से मिलता है। अभी जो हमने स्लाइड आपको दिखाया था उद्देशिका में, उसको जाके आप काउंट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बार बार तो आपका टाइम जाया होगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर आता है 3, 5, 2, 1 विकल्प आपको मिल जाता है ए। अगर आपने हमसे पहले उत्तर दिया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ये यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बीपीएससी का 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि रिपीट और भी एग्जाम में हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक डेटा मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पेड क्वेश्चन है आयोग का। तो यहाँ पर जो आपसे शब्द पूछा जाता है, इसमें शब्द है कि कौन सा शब्द का क्रम सही है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प को एक बार आप देख लीजिए। मैं इससे पहले उत्तर बताऊं कि आप देखिए, आप इसको पॉज करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको क्रम बता देता हूं कि जो क्रम है वो है सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। तो इस तरीके से जो क्रम है वो आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। इसमें जब आप अपना उद्देशिका को देखेंगे, उद्देशिका को अगर देख लें तो आपको यहाँ दिख भी जाएगा कि देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपसे यही क्रम पूछा गया था, ठीक है। और यहीं से आपको वो सारे विकल्प मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको उद्देशिका नहीं दिखाऊंगा, आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा, वो है ये भी झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है 2016 का। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? हम तो एक एग्ज़ाम का नाम बता रहे हैं, कम से कम ये 10वीं बार पूछा गया है, 20 बार पूछा गया है, क्योंकि ये आपको हर एग्ज़ाम में 1-2 बार मिला होगा। तो इससे संबंधित बात ये समझ लीजिए कि जो संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, ये किया गया था 1976 में। तो ईयर याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। और इसमें प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो समाजवाद है और पंथनिरपेक्ष मिल जा रहा है, अखंडता नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से जोड़े गए हैं, तो आपका विकल्प जो है निकटतम सही कौन सा है? सी विकल्प आपका सही है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अब आयोग बहुत पूछने लगा है। क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है, इस पर जरूर ध्यान देना है कि कौन सा सही या गलत पूछा गया है। ये यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो 4 हैं, आप बताइए। इसमें से आपके पास विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4। तो मुझे लगता है कि आपने इसको पकड़ लिया होगा। नहीं पकड़ लिया होगा तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि जो पंडित नेहरू हैं वो 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा भी, 13 दिसंबर 1946। मार्कर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप नोट कर सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को, और उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसका ये है, विधिक स्वरूप ये है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी और बातें क्या हैं, इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट आपको पता चल गया, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है कि नेहरू ने इसको जो प्रस्ताव पास किया था, जो प्रस्तुत किया था, वही उद्देशिका बना और इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हालांकि ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, लेकिन जो केशवानंद भारती मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान की उद्देशिका का उपयोग जो होगा इसकी व्याख्या करने में किया जा सकता है। और जो इसमें तीसरा बात दिया है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका संशोधन संभव है, क्योंकि अभी आपने इससे पहले ही क्वेश्चन पढ़ा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इसमें किया गया है, यानी कि संशोधन हो सकता है तभी तो हुआ। और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, ठीक। और हाँ, एक बात यह है कि संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान हैं, संविधान के स्पष्ट प्रावधान हैं, उनको ये रद्द नहीं कर सकती है। तो इसमें जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है आपका गलत हो गया, क्योंकि संशोधन किया जा सकता है, इसमें नहीं लगा हुआ है। बाकी 3 स्टेटमेंट आपके सही हो गए, यानी कि 1, 2 और 4 आपका जो बी विकल्प है वो उत्तर सही हो गया। तो आपको प्रस्तावना की पूरी पहचान है, तो आप इसका उत्तर पहले ही दे चुके होंगे। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन भी आपका यूपी लोअर का क्वेश्चन है। हालांकि मैंने आपसे कई बार कहा कि ये क्वेश्चंस कई बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यहाँ पूछा गया है कि जो प्रस्तावना है उसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करता है। क्या ये चारों चीज़ें करता है, या फिर विकल्प 1 और 2 है, 1, 2, 3 है, 2, 3, 4 है, या सभी चारों हैं। इनमें आपका उत्तर क्या होगा, तो इसको आप समझिए कि जो प्रस्तावना है उसका लक्ष्य जो है वो पहला तो ये है कि सामाजिक आर्थिक न्याय देना। तो सामाजिक आर्थिक न्याय आपका सही हो गया, ठीक है,
ये वाला तो आपका लक्ष्य हो ही गया। दूसरा क्या कहता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो आपका ये भी मिल गया। उसके बाद क्या कहता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, यानी कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी सुनिश्चित करता है। तो अगर आप वही अपना जो प्रस्तावना तो याद कर डालिए, तो उसमें ये आपके चारों आ गए, यानी कि सभी चारों इसमें सही हैं और ये आपका क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, एक कथन है एक कारण है। इस तरीके भी क्वेश्चन अब खूब पूछे जाते हैं। तो इनमें जो कथन है उसको जानते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये तो लाइन हमने अभी हूबहू पढ़ी थी। तो इसके अगला इसका कारण क्या है जो ये बताता है, तो कहता है कि इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर पदस्थापित किया गया था, यानी कि इसमें ये आपका दिया गया है। अब इसमें विकल्प कौन सा है, देखिए अब इसको समझते हैं कि जो भारत जो है, लाइन तो सही है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द, तीन शब्द जो मैंने आपको बताया कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका कारण भी सही है। तो पहला जो आपका विकल्प है कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है जो हमने आपके सामने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें उल्लिखित नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। विकल्प है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो इसमें जो देखिए समझिए कि इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तीनों लाइन से ही हैं, यानी कि आपके ये तीनों आपको मिल गए। विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसका उल्लेख नहीं है, और इसमें जो बात की गई है धार्मिक न्याय की, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा धार्मिक न्याय शब्द नहीं है। तो धार्मिक न्याय वाला, हाँ विकल्प इसमें धार्मिक न्याय है, जो डी आंसर वो सही हो जाएगा, क्योंकि लाइन ही आपका कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आपके यहाँ विकल्प हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इसमें थोड़ा डाउट होता है, तो इसको आपको जो फैक्ट है जो आयोग ने माना है उसके अनुसार समझिए। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उत्तर तो आपका सी है। लेकिन कभी कभी संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार को उत्तर माना जाता है, तो इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अब इसको समझिए कि जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, यूपी कमीशन, उसने जो इसका उत्तर माना था वो उद्देशिका को ही माना था, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कहा जाए, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तब उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा था, ठीक है। तो तब यह विकल्प, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं आया है, इसको हल्के में ना लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर में, यूपी पीसीएस में लगातार पूछते हुए, जीआईसी में, उत्तराखंड पीसीएस में, मेंस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। लगातार 2006 से 2015 तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और आयोग ने इसका उत्तर उद्देशिका को ही माना है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। अब किसने जन्म कुंडली कहा, तो जो इसमें आपके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी। तो कौन है इसमें, तो देखिए ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है। यहाँ समझिए कि जो के एम मुंशी हैं उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कब हिस्सा नहीं है उसने ये घोषित किया था। तो बेरूबारी का वाद था, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद। तो किसमें कहा गया था, जो इतने वाद वाले हैं ना, इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो इनका आप समझिए
कि जो बेरूबारी यूनियन का वाद था, ये 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक, तो आपको उत्तर मिल गया ना कि सबसे पहले जो बेरूबारी वाद था 1960 का, इसका ईयर भी याद रखिएगा कि अंग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आएगा, इसमें केशवानंद का भी नाम दिया है ना, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आएगा 1973 में, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जब पूछेगा हिस्सा नहीं है तो बेरूबारी में था, और कब था? 1960 का निर्णय था। बाद में जब 1973 में निर्णय बदल जाता है, किसके बाद में? केशवानंद भारती के बाद में, तब हिस्सा बन जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बेरूबारी वाद। इसमें उसने माना था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही अगर आपके प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको क्या ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको और आगे बनाने की कोशिश करूँगा और आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिससे कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और जो हमने अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस का है, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। अक्सर कर पूछे और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर पहला इसमें क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? देखिए, अभी हमने आपको बताया था, उसी का उत्तर मिल गया। तो आपको उत्तर अब इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है समझिए। विकल्प ने आपको फंसा दिया। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। केशवानंद भारती का तो नाम ही नहीं है, अब आप फंस गए ना। तो देखिए, इसकी भी कहानी समझ लीजिए। क्या है कहानी? कि जो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, तथा जो पंथ निरपेक्षता है वो संविधान का मूल लक्षण है। ठीक, और जब इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आया था, तो उसमें भी बहुमत से निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती अगर नहीं भी है तो मुंबई वाला केस है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी ये आया था। तो आपका विकल्प जो यहाँ दिखा रहा है, ये मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये टिक गलत लग गया था, ये नहीं है। ठीक है, ये आपका सी विकल्प सही होगा, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि विकल्प ही आपके कौन से होते हैं। आप केशवानंद भारती रट के बैठे हैं, आपसे वो आएगा ही नहीं। और ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी का है, 2014 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यहाँ समझिए, अंग नहीं, मौलिक संरचना, जो मूल ढांचा है उसका भाग माना था। क्योंकि मूल ढांचे का बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। प्रस्तावना का एक लेक्चर जो हमारा पॉलिटी का पहला लेक्चर है, पॉलिटी मैंने कंप्लीट पढ़ाई है ऑन बोर्ड क्लासरूम में, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में विजिट भी करें। वो काफ़ी पुराना वीडियो है लेकिन अपडेटेड है, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी डिटेल में। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प हैं बेरूबारी विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। इसमें क्या था कि केशवानंद भारती का जो मामला था 1973 में, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। यानी कि भाग भी माना था और उसको कहा था कि ये मूल ढांचा भी है। तो मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते हो ना, तो इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। यानी कि प्रस्तावना में जो आदर्श उद्देश्य दिए गए हैं उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके विकल्प हैं मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं व्याख्या की गई है। तो आपके पास 4 विकल्प है, अब आप बताइए। तो देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि जो इसका विकल्प होगा वो तीसरा विकल्प सही होगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। तीनों में आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। कैसे समझेंगे आप? तो देखिए, जो भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है, भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता के है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आदर्श हैं ये सारे के सारे व्याख्या मूल अधिकार में भी आपको मिलेंगे, नीति निर्देशक तत्व में भी मिलेंगे और मौलिक कर्तव्य में भी मिलेंगे। ठीक है, आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, यानी आपका विकल्प जो हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो जो उसके उद्देश्य हैं उनको कौन प्रतिबिंबित करता है?
तो भारतीय संविधान का उद्देश्य, तो उद्देश्य का नाम ही है, क्वेश्चन तो आपने पकड़ ही लिया होगा। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के निदेशक तत्व, संसद, तो आपका प्रस्तावना जो है विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लोअर यूपी लोअर का क्वेश्चन है, तो सारे के सारे कमीशन के ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। ये हमने आप क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसमें 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसने किया गया है। आर्थिक न्याय को इन्वर्टेड कामा में रखिए। आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, यहाँ किसने लिखा गया है, एक्चुअली किसमें है, किसमें उपबंध किया गया है। तो देखिए पहला विकल्प है उद्देशिका और मूल अधिकार, दूसरा है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्व, और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है। देखिए जो संविधान की उद्देशिका है उसमें कहा गया है ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो यानी कि आर्थिक न्याय आपको किस में मिल गया, उद्देशिका में मिल गया। तो उद्देशिका में मिल गया, उद्देशिका किस में है, ए बी में है, चलिए ए बी में है। और आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आर्थिक न्याय की परिकल्पना आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय की परिकल्पना मिलती है, और उससे कई संबंधित अनुच्छेद भी उसमें दिए गए हैं। तो ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, 16 का बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इसे इस स्टेटमेंट को पूरा करना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, यह भी हाल ही में 2020 में पूछा गया था। तो ये इसको अब कमीशन इसको जो यूपीएससी पूछता है उसको स्टेट कमीशन जो है वो रिपीट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ठीक, किसके बारे में बात की जा रही, प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। क्या ये सही है, सोचिएगा, अभी बताते हैं। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। यहाँ भाग माना, यहाँ भाग नहीं माना, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, दोनों में बात कही गई है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। चौथा विकल्प है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो अब इसको समझिए, ये चूँकि लॉजिकल क्वेश्चन है, इसकी बात को समझना जरूरी है। जब केशवानंद का विवाद आता है, निर्णय आता है 1973 में, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान पीठ थी उसने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो नहीं वाला तो पहले ही काट दीजिए, तो आपका बी विकल्प तो हो ही नहीं सकता, भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने जो इंद्री बेरुबारी यूनियन 1960 का प्रकरण में था, तो उस निर्णय को क्या किया था, उलट करके दिया था। ठीक, इस प्रकार उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों की जब व्याख्या की बात आती है तो इसकी सहायता ली जा सकती है, लेकिन संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उद्देशिका को कोई विधिक प्रभाव नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट उसका कोई असर नहीं है, लेकिन जब व्याख्या की जाएगी तो उस समय इसका प्रभाव रहेगा। तो ये वाला जो विकल्प है वो सटीक बैठता है कि इसका भाग है और अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो अब चूंकि अभी हाल ही में 2020 का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अब ये स्टेट कमीशन इस क्वेश्चन को उठाएंगे, जरूर रिपीट करेंगे। संविधान में दिया गया आमुख, ये भी 2004 में यूपी कमीशन ने पूछा था। दिया गया आमुख यानी कि जो उद्देशिका है, इसके बारे में यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको। पहला दिया गया है, इसमें दिया गया है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। ठीक, दूसरा है महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों में उल्लिखित करता है। चौथा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी। तो समझते हैं, क्या संविधान न्यायालय में लागू नहीं होता है? हाँ, तो लागू तो नहीं होता है, ये बात सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, व्याख्या करने में, निर्वचन करने में इसका महत्वपूर्ण है, उपयोगिता भी है। शासन के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, तो उद्देश्य का उसका नाम ही है, संविधान के उद्देश्य उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, हाँ तो सहायता करता है। तो आपका विकल्प आपको उत्तर मिल चुका होगा,
के ऊपर चारों सही है। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है यूपी कमीशन का 2004 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि आपसे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, पहला विकल्प है। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, कैसा है? देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी। अगला है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर है कि अनुच्छेद जो 14-18 के प्रदत्त समता का अधिकार है, तो उनके विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है, और संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इसलिए आपको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, और यही सही होगा, यानी कि आपका 19वां क्वेश्चन जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये डेट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ाने लगा तभी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डेट आपको मैंने कहा था कि याद रखिएगा। तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं, यानी कि आपका 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो इस तरीके से हमने प्रस्तावना के 20 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर हल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको अगला वीडियो भी इसका चाहिए। आपको अगर पसंद आता है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, और बहुत अच्छे से ऐसे ही पूरा सेट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जो चैप्टर वाइज हैं अलग अलग सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लॉजिकल हैं, जो समझाने वाले हैं, उनमें से रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको लेकर के आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।